हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए, ये जीव विज्ञान की जो हमने सीरीज चला रखी है उसका ये 10वां वीडियो होगा। इससे पहले जीव विज्ञान से संबंधित 9 वीडियो बना दिए हैं, तो जाकर अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखा है आप लोगों ने तो जाकर देख लीजिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के छूट गए हैं जीव विज्ञान से संबंधित आप उनको पूरी तरह से याद कर सकें। आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल है, देखिए 270 तक हमने देखा था कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है। तो देखिए पदार्थ जो होते हैं उसकी चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है, ठोस द्रव गैस। इसके अलावा चौथी अवस्था जो प्लाज्मा होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो देखिए जो मानव रक्त होता है उसका जो है 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, रुधिर का तरल भाग होता है। तो देखिए रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और रक्त में जो है प्लाज्मा का प्रतिशत 60 होता है और रुधिर का जो तरल भाग होता है उसी को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के होता है। तो देखिए रक्त में जो थक्का बनने में जो सहायक विटामिन होता है वो विटामिन के होता है। ये जरूर आवश्यक रूप से याद रखिएगा। सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सॉलिड वेस्ट को स्लज नाम से जाना जाता है। तो देखिए सॉलिड वेस्ट को स्लज नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन से होते हैं। तो देखिए एस्परजिलस के जो लैंगिक जनन अंग होते हैं पुंघानी और एस्कोधानी। पुंघानी और एस्कोधानी जो है एस्पार्जिलस के लैंगिक जनन अंग होते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो देखिए पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना ऊर्जा ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त जो ऑक्सीजन होती है वह पानी से आती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है। तो देखिए पौधे में जो जाइलम की उपस्थिति होती है वह पौधों में जल के वहन का कार्य करती है। तो पौधों में जो जल की मात्रा की पूर्ति करती है जाइलम की उपस्थिति। तो पौधों में जाइलम जो है जल का वहन करने का कार्य करती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान 7 रंगों का प्रकाश जो है अवशोषण किया जाता है पौधों द्वारा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरा रंग का प्रकाश होता है सबसे कम प्रभावी होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था। तो देखिए मेंडल जो एक प्रकार के जीव विज्ञानी थे और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो देखिए मटर का पौधा जो है उन्होंने चुना था अपने प्रयोग के लिए। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, अनुवांशिकता को विज्ञान को अनुवांशिक जेनेटिक्स कहा था। तो देखिए अनुवांशिकता का जो विज्ञान है जिसके तहत हम अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं उसे जेनेटिक्स या अनुवांशिकी किसने कहा था। तो डब्ल्यू वाटसन ने जो है अनुवांशिकता विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था, जेनेटिक्स कहा था। क्लोरोफिल में क्या होता है। तो देखिए क्लोरोफिल जो है पौधों की पत्तियों में पाई जाती है जिससे पौधे की पत्तियां हरी हो जाती हैं। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो है धातु होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो देखिए मानव जो मूत्र होता है उसमें विटामिन सी उत्सर्जित होता है और मानव मूत्र में ही यूरिया पाया जाता है, जिसके कारण मानव मूत्र जो है गंध देता है। तो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। अगले सवाल की ओर जाते हैं, मूत्र का रंग पीला होता है। तो देखिए मानव मूत्र का जो रंग है वह हल्का पीला होता है, और हल्का पीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें यूरोक्रोम की उपस्थिति होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो देखिए मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 निलय 2 अलिंद होते हैं, दायां निलय बायां निलय, दायां अलिंद बायां अलिंद। तो इस प्रकार मनुष्य के हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव के हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, जबकि मेढक के हृदय की बात की जाए तो 3 कक्षक होते हैं या 3 भागों में विभाजित होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वह है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
मनुष्य के शरीर में जल होता है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो भार होता है उसका मनुष्य के शरीर का भार का लगभग 60 से 80% जल होता है। तो मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत 60 से 80% तक होता है, 65 से 80% तक होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होती है? तो देखिए मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कुल मिलाकर 10% होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो है शरीर के भार का 10% होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो देखिए मानव जब बीमार नहीं होता, स्वस्थ होता है, तो उसका जो है सामान्य रक्तदाब माना जाता है 80 से लेकर 120 तक मी पारा। तो देखिए मानव का जो सामान्य रक्तदाब है 80 से लेकर 120 तक मिलीमीटर Hg होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव का सामान्य रक्त शुगर शर्करा स्तर कितना होता है? तो देखिए मानव का जो सामान्य रक्त स्तर या शुगर स्तर जो होता है 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होता है। तो 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर सामान्य मनुष्य का शुगर स्तर होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो देखिए जो अरक्तता है फॉलिक एसिड की कमी के कारण हो जाती है। तो अरक्तता फॉलिक एसिड की कमी के कारण होने वाला रोग है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव रुधिर का पीएच है? तो देखिए मानव रुधिर जो है क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका जो है पीएच मान 7.4 होता है। देखिए जो पीएच स्केल होती है उसमें 7 से नीचे वाले जितने भी पदार्थ 7 से नीचे स्तर दर्शाते हैं उनको जो है अम्लीय में रखा जाता है, जबकि 7 से ऊपर मान दर्शाने वाले तत्वों को पदार्थों को जो है क्षारीय प्रकृति में रखा जाता है। तो मानव रक्त देखिए 7.4 है, यानी कि मानव रक्त क्षारीय प्रकृति का है। तो मानव रुधिर का जो पीएच मान है 7.4 है। डीएनए संश्लेषण प्रतिपादित किया? तो देखिए डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जिसने किया उनका नाम है कार्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण प्रतिपादन किया। अगले सवाल की ओर आते हैं। डीएनए की क्रियात्मक खंड को कहते हैं? तो देखिए जो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है उसको जीन कहते हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था? तो देखिए डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है इस प्रकार से करके, इस तरह से करते हुए ऐसे होता है। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन्स का संश्लेषण किया था? तो देखिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जो हरगोविंद खुराना, उन्होंने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पैतृकता सिद्ध करने के में सहायक है? तो देखिए पैतृकता सिद्ध करने में जो सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। तो देखिए जब कोई बच्चा होता है और उसका पता लगाया जाता है इसका बाप कौन है या ये किसी व्यक्ति का बेटा है या किस व्यक्ति का बेटा है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए जो है डीएनए तथा फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट किया जाता है। तो पैतृकता सिद्ध करने में सहायक जो होता है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। 1998 नंबर सवाल 298 नंबर सवाल है, सॉरी दोस्तों 1998 नहीं है। तो पुरुष व स्त्री जीन संगठन होते हैं? तो देखिए जब पुरुष होने के लिए जीन संगठन XY का होता है, जबकि स्त्री होने के लिए जीन संगठन XX होता है। तो देखिए पुरुष और महिला दोनों में ही 23 जोड़े जो हैं जीन होते हैं, जबकि पुरुष होने के लिए जो जीन का आवश्यक होता है XY होता है, जबकि स्त्री होने के लिए जो जीन की आवश्यकता होती है XX होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है? तो देखिए एक लड़का जो पैदा होता है वह अपने पिता से 22 क्रोमोसोम और उसके अलावा एक Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाता है, जिससे 23 पिता से हो जाते हैं और 23 माता से। तो 22 प्लस X माता से 22 प्लस Y पिता से पाता है। इस प्रकार वह लड़के के रूप में जन्म लेता है। जबकि अगर लड़की जन्म लेती है तो वह पिता से 22 प्लस X तथा माता से भी 22 प्लस X पाती है। इस प्रकार XX अंतिम जीन हो जाता है और वह लड़की के रूप में जन्म लेती है। तो लड़का होने के लिए फिर से बता देते हैं, लड़का होने के लिए XY क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है, जबकि लड़की होने के लिए XX क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है।
अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, तो देखिए हमेशा बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वह पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि पिता के गुणसूत्र में अंतिम गुणसूत्र XY होता है, जबकि माता में तो XX ही होता है। तो अगर XX से X मिल जाएगा तो लड़की का जन्म होगा, इसलिए माता तो निर्धारित ही नहीं कर सकती है माता के लिंग से कि जो है लड़का होगा या लड़की। जब पिता का जो है Y मिल जाता है तो पुत्र का जन्म होता है, जब पिता से X मिल जाता है तो पुत्री का जन्म होता है। तो देखिए बच्चे का जो हमेशा लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से ही होता है, माता के गुणसूत्र से नहीं होता है, और लड़का होने के लिए XY गुणसूत्र की आवश्यकता होती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट है आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।